अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 500 से ज़्यादा अमीरों के दिमाग में झांककर एक ऐसा रहस्य खोजा है जो आपको करोड़पति बना सकता है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? मेरा नाम नेपोलियन हिल है और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये समझने में लगा दी कि अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं। आज मैं आपको अपनी सबसे बड़ी खोज बताने जा रहा हूँ। देखिए, 1908 में जब मैं सिर्फ 25 साल का था, तब मैं एक छोटी सी मैगज़ीन के लिए काम करता था। मेरे पास पैसे नहीं थे, बड़े सपने थे, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन मुझे दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। उस दिन जो हुआ उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। कार्नेगी ने मुझसे कहा कि नेपोलियन, अगर मैं तुम्हें अमेरिका के सबसे सफल लोगों से मिलवाऊं और तुम उनसे सीखकर सफलता का एक फॉर्मूला बना सको, तो क्या तुम ये काम करोगे? बिना किसी पैसे के, बिना किसी गारंटी के। मैंने 29 सेकंड में हाँ कह दिया और फिर शुरू हुआ मेरा 20 साल का सफ़र। मैं हेनरी फोर्ड से मिला, थॉमस एडिसन से मिला, जॉन डी रॉकेफेलर से मिला। मैंने 500 से ज़्यादा करोड़पतियों के साथ समय बिताया। मैंने उनकी आदतें देखीं, उनके दिमाग को समझा, और जो मैंने पाया वो इतना ताकतवर था कि मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। हर एक सफल इंसान एक खास तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने अपने अवचेतन मन को अमीरी के लिए प्रोग्राम कर लिया था। और आज मैं आपको वो सारे रहस्य बताऊंगा जो मैंने उन 20 सालों में सीखे। तो सबसे पहले मुझे आपको एक बात साफ करनी है। जब मैं अवचेतन मन की बात करता हूँ तो मैं किसी जादू की बात नहीं कर रहा, मैं किसी चमत्कार की बात नहीं कर रहा, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक है आपका चेतन मन, जो अभी ये वीडियो देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। लेकिन ये सिर्फ 5% है। बाकी 95% है आपका अवचेतन मन। ये वो हिस्सा है जो आपकी सांस चलाता है, आपका दिल धड़काता है, आपकी आदतें बनाता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये वो हिस्सा है जो आपकी किस्मत तय करता है। जब मैंने कार्नेगी से पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बने, तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, जब मैं छोटा था तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी, एक जलती हुई इच्छा। मैं रोज़ रात को सोने से पहले अपने आप से कहता था कि मैं अमेरिका का सबसे सफल बिजनेसमैन बनूंगा। मैं इसे इतनी बार कहता था कि मेरे अवचेतन मन ने इसे सच मान लिया, और फिर मेरा अवचेतन मन मेरे लिए काम करने लगा। मुझे आइडियाज़ आने बना रहा, और कभी काम करने लगे। मुझे सही लोग मिलने लगे, मुझे मौके दिखने लगे जो दूसरों को नहीं दिखते थे। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ कार्नेगी की बात है, लेकिन फिर मैं हेनरी फोर्ड से मिला। फोर्ड ने मुझे बताया कि जब उन्होंने कार बनाने का फैसला किया तो सब ने कहा कि ये नामुमकिन है, लेकिन फोर्ड ने अपने दिमाग में कार की तस्वीर इतनी साफ बना ली थी कि उनका अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने के तरीके ढूंढने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि नेपोलियन, मैंने कार को पहले अपने दिमाग में बनाया, फिर असलियत में। फिर मैं थॉमस एडिसन से मिला। एडिसन ने मुझे बताया कि उन्होंने बल्ब बनाने के लिए 10 शून्य से ज़्यादा बार कोशिश की। लोग पूछते थे कि तुम इतनी बार फेल होने के बाद भी कैसे कोशिश करते रहे। एडिसन ने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10 शून्य तरीके खोजे जो काम नहीं करते, और मुझे पता था कि मेरा अवचेतन मन मुझे सही तरीका दिखा देगा। और एक दिन सुबह 4 बजे उन्हें वो आइडिया आया जिसने दुनिया बदल दी। वो आइडिया उनके अवचेतन मन से आया था। तो मैंने पैटर्न देखा। हर सफल इंसान 3 काम कर रहा था। पहला, उनके पास एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य था। मैं इसे डेफिनेट मेजर पर्पस कहता हूँ। दूसरा, वो इस लक्ष्य को अपने अवचेतन मन में बार बार डाल रहे थे। और तीसरा, वो अपने अवचेतन मन से आने वाले संकेतों को सुन रहे थे। मैंने इसे अपनी किताब में छठी इंद्रिय कहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। जो बीज आप इसमें बोएंगे वही उगेगा। अगर आप रोज़ सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा, और फिर वो आपके लिए ऐसे हालात बनाएगा जो आपको गरीब रखें। लेकिन अगर आप रोज़ अपने अवचेतन मन को बताते हैं कि मैं अमीर बनने वाला हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं सफल हो रहा हूँ, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने के तरीके ढूंढने लगेगा। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि अवचेतन मन की कुछ खासियतें हैं। पहली बात, ये अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं करता। जो आप इसे बार बार कहेंगे वो मान लेगा। दूसरी बात, ये हमेशा जागा रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये काम कर रहा होता है। तीसरी बात, ये आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, आपको महसूस भी करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 20 सालों की रिसर्च के बाद जो तकनीक खोजी वो क्या है। मैं इसे ऑटो सजेशन कहता हूँ। ये वो प्रोसेस है जिससे आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं।
कार्नेगी ने मुझे बताया था कि यह सबसे ताकतवर हथियार है जो एक इंसान के पास हो सकता है। तो ऑटो सजेशन काम कैसे करता है? बहुत आसान है। आपको अपना डेफिनेट मेजर पर्पस लिखना है। मतलब आप क्या चाहते हैं, कितने पैसे चाहिए, कब तक चाहिए और आप इसके बदले में क्या देंगे, ये सब साफ साफ लिखिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप लिखते हैं कि मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपये कमाऊंगे। मैं इसके लिए रोज़ 12 घंटे मेहनत करूंगा, नई स्किल्स सीखूंगा और अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा। अब इसे आपको रोज़ सुबह उठकर ज़ोर से पढ़ना है और रात को सोने से पहले फिर से पढ़ना है। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको इसे महसूस भी करना है। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको खुद को 1 करोड़ रुपये के साथ देखना है। आपको वो खुशी महसूस करनी है जो आपको तब होगी। आपको वो कॉन्फिडेंस महसूस करना है। आपको अपने इमोशंस को इसमें मिलाना है। जब मैंने ये तकनीक एंड्रू कार्नेगी से सीखी तो मैंने खुद पर आजमाई। मैंने लिखा कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी किताब लिखूंगा जो लोगों को अमीर बनाना सिखाएगी। मैं इसे रोज़ सुबह और रात को पढ़ता था और मैं महसूस करता था कि मेरी किताब लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। 3 महीने के अंदर मुझे आइडियाज़ आने लगे। मुझे पता चला कि किताब में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और 1937 में जब थिंक एंड ग्रो रिच छपी तो वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन गई। ये सब मेरे अवचेतन मन की वजह से हुआ। अब मैं आपको एक और रहस्य बताता हूँ जो मैंने अपनी रिसर्च में पाया। ये है फेथ का। फेथ मतलब विश्वास। बिना विश्वास के आपका अवचेतन मन काम नहीं करेगा। हेनरी फोर्ड ने मुझसे कहा था कि नेपोलियन, अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम सही हो, और अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम फिर भी सही हो। विश्वास ही सब कुछ है। लेकिन विश्वास कैसे लाएं? मैंने पाया कि विश्वास ऑटो सजेशन से आता है। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। और जब आपका अवचेतन मन विश्वास करने लगता है तो आपका चेतन मन भी विश्वास करने लगता है। और फिर आपका पूरा शरीर, आपकी पूरी एनर्जी उस लक्ष्य को पाने में लग जाती है। मैं आपको थॉमस एडिसन की एक और कहानी बताता हूँ। जब एडिसन बल्ब बना रहे थे तो उनके सारे दोस्तों ने कहा कि यह नामुमकिन है, लेकिन एडिसन को पूरा विश्वास था। उन्होंने मुझसे कहा कि नेपोलियन, मुझे पता था कि मैं बल्ब बना लूँगा। मुझे नहीं पता था कि कैसे, लेकिन मुझे पता था कि मैं बना लूँगा। ये विश्वास उनके अवचेतन मन में इतना गहरा था कि उनका अवचेतन मन रास्ता दिखाता रहा और एक दिन उन्हें वो रास्ता मिल गया। अब मैं आपको डिज़ायर की ताकत बताता हूँ। डिज़ायर मतलब इच्छा, लेकिन मैं किसी छोटी सी इच्छा की बात नहीं कर रहा। मैं एक जलती हुई इच्छा की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी इच्छा जो इतनी तेज़ हो कि आप रात को सो न सको। एक ऐसी इच्छा जो आपको हर रोज़ सुबह बिस्तर से उठा दे। कार्नेगी ने मुझसे कहा था कि नेपोलियन, अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अमीर बनने की जलती हुई इच्छा चाहिए। बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। मैंने देखा कि हर सफल इंसान के पास ये जलती हुई इच्छा थी। रॉकेफेलर को अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बनने की इच्छा थी। फोर्ड को दुनिया को कार देने की इच्छा थी। एडिसन को दुनिया को रोशनी देने की इच्छा थी। और इस इच्छा ने उनके अवचेतन मन को जगा। मैंने देखा को बनाने की इच्छा थी। दिया, तो आप अपनी इच्छा को कैसे जगाएं? मैंने एक तकनीक खोजी जिसे मैं बर्निंग डिज़ायर का फॉर्मूला कहता हूँ। पहला, आपको साफ साफ तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, आपको तय करना है कि आप इसके बदले में क्या देंगे। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। तीसरा, आपको एक डेट तय करनी है कि आप ये कब तक पाना चाहते हैं। चौथा, आपको एक प्लान बनाना है। और पांचवा, आपको इन सबको साफ साफ लिखना है और रोज़ सुबह और रात को ज़ोर से पढ़ना है। जब आप ये करते हैं तो आपकी इच्छा आपके अवचेतन मन में उतरने लगती है। और जब ये आपके अवचेतन मन में उतर जाती है तो फिर कुछ जादू होने लगता है। आपको रास्ते दिखने लगते हैं, आपको लोग मिलने लगते हैं, आपको मौके दिखने लगते हैं। तो थोड़ा तथुड़ा 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 लगते हैं। कार्नेगी ने इसे इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहा था। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये है आपकी छठी इंद्रिय। मैंने अपनी किताब का आखिरी चैप्टर इसी पर लिखा है क्योंकि ये सबसे ताकतवर है। छठी इंद्रिय वो है जब आपका अवचेतन मन आपसे बात करता है। ये वो आवाज़ है जो आपको बताती है कि ये करो, वो मत करो। ये वो फीलिंग है जो आपको बताती है कि ये सही है, वो गलत है। ये वो इंट्यूशन है जो अचानक से आपको कोई आइडिया देती है। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूँ। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था तो एक चैप्टर पर मैं फंस गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लिखूं। मैंने कई दिन कोशिश की लेकिन कुछ नहीं लिख पाया। फिर एक रात मैं सो रहा था और अचानक से मैं उठ गया।
मेरे दिमाग में पूरा चैप्टर था। मैंने तुरंत उठकर सब लिख दिया। वो चैप्टर करती है, मैंने तुरंत उठकर तुरंत उठा। बिना रुके 2 घंटे में पूरा हो गया। ये मेरी छठी इंद्रिय थी। मेरे अवचेतन मन ने मुझे वो जवाब दिया जो मैं ढूंढ रहा था। एडिसन ने मुझे बताया कि उनके सबसे बड़े आइडियाज़ उन्हें सोते समय आते थे। फोर्ड ने कहा कि उन्हें असेंबली लाइन का आइडिया अचानक से आया जब वो कुछ और सोच रहे थे। कार्नेगी ने कहा कि उन्हें अपने सबसे बड़े डील्स के बारे में पहले से पता चल जाता था। ये सब छठी इंद्रिय की वजह से था। तो आप अपनी छठी इंद्रिय को कैसे जगाएं? मैंने पाया कि इसके लिए आपको अपने अवचेतन मन को तैयार करना पड़ता है। आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है, आपको शांत बैठना पड़ता है और अपने अंदर की आवाज़ सुननी पड़ती है। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि वो रोज़ सुबह 30 मिनट शांत बैठते थे और अपने पहले विनती की तरफ से कैसे कैसे सस्ता थे, कैसे सस्ता थे, कि सस्ता थे की तरफ से कैसे सस्ता थे, कैसे सस्ता थे की तरफ से कैसे सस्ता थे, कैसे सस्ता थे, जानकारी के सस्ता थे, कैसे अवचेतन मन से बात करते थे। वो अपने सवाल पूछते थे और फिर जवाब का इंतज़ार करते थे और उनका अवचेतन मन उन्हें जवाब देता था। मैंने ये तकनीक खुद पर आजमाई। मैं रोज़ सुबह 30 मिनट मेडिटेशन करता था। मैं अपने लक्ष्य के बारे में सोचता था और फिर शांत हो जाता था। और कुछ हफ्तों के बाद मुझे आइडियाज़ आने लगे। मुझे ऐसी बातें समझ आने लगीं जो पहले समझ नहीं आती थी। मेरी छठी इंद्रिय जाग गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ज़्यादातर लोग अपने अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते। सबसे बड़ी वजह है फियर, डर। कार्नेगी ने मुझसे कहा था कि नेपोलियन, दुनिया में सिर्फ 2 फीलिंग्स हैं जो इंसान को चलाती हैं। एक है फेथ और दूसरी है फियर। अगर तुम फेथ से भरे हो तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे लिए काम करेगा, लेकिन अगर तुम फियर से भरे हो तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। मैंने अपनी रिसर्च में 6 बड़े डर खोजे जो लोगों को अमीर बनने से रोकते हैं। पहला है गरीबी का डर, दूसरा है आलोचना का डर, तीसरा है बीमारी का डर, चौथा है प्यार खोने का डर, 5वां है बुढ़ापे का डर और छठा है मौत का डर। ये 6 डर लोगों के अवचेतन मन में बैठे रहते हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। सबसे खतरनाक डर है गरीबी का डर। जब आप लगातार सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बिल्स नहीं भर पाऊंगा, मैं गरीब रह जाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और फिर वो आपके लिए ऐसे हालात बनाता है जो आपको गरीब रखें। एडिसन ने मुझसे कहा था कि नेपोलियन, मैंने कभी गरीबी का डर नहीं रखा। मुझे हमेशा पता था कि मैं सफल हो जाऊंगा और इसी विश्वास ने मुझे सफल बनाया। तो आप इन डर से कैसे छुटकारा पाएं? मैंने एक तकनीक खोजी जिसे मैं फियर रिप्लेसमेंट कहता हूं। आपको अपने डर को फेथ से रिप्लेस करना है। हर बार जब आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत उसे पॉजिटिव थॉट से बदल दो। अगर आपके मन में आए कि मैं गरीब हूं तो तुरंत कहो कि मैं अमीर बन रहा हूं। अगर आपके मन में आए कि मैं फेल हो जाऊंगा तो तुरंत कहो कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप ये रोज़ करते रहे तो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में फेथ बैठने लगेगा। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये है मास्टरमाइंड ग्रुप का। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपको इंस्पायर करें, जो आपसे आगे हों, जो आपको चैलेंज करें। कार्नेगी की अपनी एक मास्टरमाइंड ग्रुप थी जिसमें 50 से ज़्यादा लोग थे। वो सब रेगुलरली मिलते थे, आइडियाज़ शेयर करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। मैंने पाया कि जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपका अवचेतन मन भी पॉजिटिव हो जाता है, और जब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपका अवचेतन मन भी नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उन लोगों से दूर रहिए जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जो आपके सपनों पर हंसते हैं, और उन लोगों के करीब जाइए जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो खुद आगे बढ़ रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं। फोर्ड ने मुझे बताया था कि उनकी मास्टरमाइंड ग्रुप में एडिसन थे, फायरस्टोन थे और कई और सक्सेसफुल लोग थे। वो सब साथ मिलते थे, आइडियाज़ डिस्कस करते थे। फोर्ड ने कहा कि नेपोलियन, जब हम सब एक साथ होते थे तो ऐसा लगता था कि कमरे में कोई अलग ही एनर्जी होती है। हमें ऐसे आइडियाज़ आते थे जो अकेले होते तो कभी नहीं आते। ये मास्टरमाइंड की ताकत है। अब मैं आपको परसिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। परसिस्टेंस मतलब लगातार कोशिश करते रहना। मैंने देखा कि हर सफल इंसान में एक बात कॉमन थी, वो कभी हार नहीं मानते थे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, चाहे कितनी भी बार फेल हों, वो लगातार कोशिश करते रहते थे। एडिसन ने 10 बार कोशिश की। फोर्ड को कई बार बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कार्नेगी ने मुझे एक बात बताई थी जो मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं जब वो सक्सेस के सिर्फ 3 फीट दूर होते हैं। वो इतने करीब होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते अगर वो बस थोड़ी और कोशिश करते तो वो सफल हो जाते।
लेकिन वो हार मान लेते हैं। और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मैंने पाया कि परसिस्टेंस आपके अवचेतन मन से आता है। अगर आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्य में विश्वास करता है तो आपको परसिस्टेंस अपने आप मिलती है। आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, आप ऑटोमेटिकली कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर आपका अवचेतन मन विश्वास नहीं करता तो आप जल्दी हार मान लेते हैं। इसलिए परसिस्टेंस बढ़ाने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को मजबूत करना पड़ेगा। आपको रोज अपने लक्ष्य को दोहराना पड़ेगा, आपको अपनी फेथ को बढ़ाना पड़ेगा और आपको अपने डिजायर को जलाए रखना पड़ेगा। जब आप ये करते हैं तो परसिस्टेंस अपने आप आ जाती है, तो भी एक माटी से। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं जो मैंने अपनी रिसर्च में सबसे पावरफुल पाई। ये है विजुअलाइजेशन की टेक्निक। विजुअलाइजेशन मतलब अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में देखना। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि जब वो छोटे थे तो वो रोज रात को सोने से पहले अपने आप को अमीर देखते थे। वो अपनी बड़ी कंपनी देखते थे, अपने एम्प्लॉयज़ देखते थे, अपनी सक्सेस देखते थे और धीरे धीरे ये विजुअलाइजेशन उनके अवचेतन मन में बैठ गई और फिर उनका अवचेतन मन इसे हकीकत बनाने लगा। तो विजुअलाइजेशन कैसे करें? बहुत आसान है। आपको रोज़ रात को सोने से पहले 10-15 मिनट निकालने हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, शांत हो जाइए और फिर अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में देखिए। अगर आप 1 करोड़ रुपये चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपये देखिए। अगर आप एक बड़ा घर चाहते हैं तो उस घर में खुद को देखिए। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपनी ऑफिस में खुद को देखिए। लेकिन सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, आपको महसूस भी करना है। उस खुशी को महसूस कीजिए जो आपको तब होगी। उस प्राइड को महसूस कीजिए, उस कॉन्फिडेंस को महसूस कीजिए। जितना ज़्यादा आप महसूस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपके अवचेतन मन में उतरेगा। फोर्ड ने मुझे बताया था कि वो अपनी कार्स को इतने डिटेल में विजुअलाइज करते थे कि उन्हें हर एक पार्ट दिखता था और फिर जब वो असल में कार बनाते थे तो वो बिल्कुल वैसी ही होती थी जैसी उन्होंने विजुअलाइज की थी। अब मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ, ये है इमोशनल एनर्जी का। मैंने पाया कि आपका अवचेतन मन इमोशन से चलता है, सिर्फ थॉट से नहीं। अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं लेकिन उसमें इमोशन नहीं है तो वो आपके अवचेतन मन में नहीं उतरेगी। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को इमोशन के साथ सोचते हैं तो वो तुरंत आपके अवचेतन मन में उतर जाएगी। सबसे पावरफुल इमोशन है लव और डिज़ायर का। जब आप अपने लक्ष्य से प्यार करते हैं, जब आपकी इच्छा इतनी तेज़ है कि आप उसे महसूस कर सकें, तो आपका अवचेतन मन तुरंत काम करने लगता है। एडिसन ने मुझे बताया था कि उन्हें अपने काम से इतना प्यार था कि वो दिन में 18-20 घंटे काम करते थे, लेकिन उन्हें ये काम नहीं लगता था, उन्हें ये मज़ा लगता था, ये उनका पैशन था। कार्नेगी ने कहा था कि नेपोलियन, अगर तुम अपने काम से प्यार नहीं करते तो तुम कभी उसमें ग्रेट नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम अपने काम से प्यार करते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन रात दिन तुम्हारे लिए काम करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग करते हैं। वो ये है कि वो मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते हैं अपने अवचेतन मन को। कभी वो कहते हैं कि मैं अमीर बनूंगा, कभी वो कहते हैं कि शायद मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, कभी वो पॉजिटिव होगा 5, कभी वो पॉजिटिव होगा रवाद में लगातार। वो बता रहा है कि वो ये है कि कभी वो कहते हैं कि किसी बना जा रहा है कि किसी बात हो रहा है, वो बना जा रहा है कि वो ही बना जा रहा है कि बना जा रहा है कि किसी बना जा रहा है। कभी वो नेगेटिव होते हैं और इससे उनका अवचेतन मन कंफ्यूज हो जाता है। वो नहीं समझ पाता कि असल में क्या चाहिए। फोर्ड ने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना होगा। तुम्हें हर रोज़ सेम मैसेज भेजना होगा अपने अवचेतन मन को, तभी वो समझेगा कि तुम सीरियस हो। अगर तुम आज कुछ कहो और कल कुछ और, तो तुम्हारा अवचेतन मन काम नहीं करेगा। कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार जब आपने अपना डेफिनेट मेजर पर्पस तय कर लिया तो उस पर टिके रहिए। हर रोज़ उसी को दोहराइए, हर रोज़ उसी को विजुअलाइज कीजिए, हर रोज़ उसी पर काम कीजिए, कम से कम 90 दिन तक। कार्नेगी ने कहा था कि 90 दिन में आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्य को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो आपके लिए काम करने लगता है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला, एक कागज़ लीजिए और अपना डेफिनेट मेजर पर्पस लिखिए। साफ साफ लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कब तक चाहते हैं। दूसरा, लिखिए कि आप इसके बदले में क्या देंगे। तीसरा, एक प्लान बनाइए कि आप ये कैसे पाएंगे। चौथा, इसे रोज़ सुबह उठते ही ज़ोर से पढ़िए और रात को सोने से पहले फिर से पढ़िए। जब आप पढ़ रहे हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ख़ुद को वो सब करते हुए देखिए। महसूस कीजिए कि आपने अपना लक्ष्य पा लिया है। वो खुशी महसूस कीजिए, वो गर्व महसूस कीजिए। जितना ज़्यादा आप महसूस करेंगे उतना ज़्यादा ये काम करेगा। ये एक्सरसाइज सिर्फ 10-15 मिनट लेती है, लेकिन अगर आप इसे रोज़ करते हैं
तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं आपको कार्नेगी की एक और बात बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि नेपोलियन अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। पहली है एक बर्निंग डिज़ायर और दूसरी है आपके अवचेतन मन की ताकत। बाकी सब कुछ डिटेल्स है। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये टेक्निक एक 100% काम करती है। क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके ब्रेन के 95% हिस्से को कंट्रोल करता है। ये आपकी सारी आदतें बनाता है, ये आपके सारे डिसीजंस लेता है, ये आपकी क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है। जब आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आदतें बदलने लगती हैं, आपके डिसीजंस बदलने लगते हैं, आपको आइडियाज़ आने लगते हैं। सुदिक समानदार की आपका काम होने पर बद करते हैं और आपके साथ ही आपको सभी आपके तारा की कैरा सुंदा की कैरा 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 की कैरा। एडिसन ने मुझे बताया था कि जब उनका अवचेतन मन एक्टिवेटेड हो गया तो उन्हें 1 साल में 100 से ज़्यादा इन्वेंशंस के आइडियाज़ आए। फोर्ड ने बताया कि जब उनका अवचेतन मन काम करने लगा तो उन्हें अचानक से समझ आने लगा कि बिजनेस कैसे रन करना है। कार्नेगी ने बताया कि जब उनका अवचेतन मन एक्टिव हुआ तो उन्हें ऐसे बिजनेस डील्स दिखने लगे जो दूसरों को नहीं दिखते थे। ये सब मैजिक नहीं है, ये साइंस है। आपका अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। जब आप इसे सही इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो ये आपके लिए 24 घंटे काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये काम कर रहा होता है। जब आप कुछ और कर रहे होते हैं तब भी ये बैकग्राउंड में सॉल्यूशंस ढूंढ रहा होता है। अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं जो बहुत पावरफुल है। ये है एफर्मेशंस की टेक्निक। एफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप अपने आप को बार बार कहते हैं। मैंने पाया कि जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं तो ये सीधे आपके अवचेतन मन में जाते हैं और धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है। कुछ पावरफुल एफर्मेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मैं हर दिन हर तरीके से बेहतर हो रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पा रहा हूँ। इन एफर्मेशंस को आपको रोज़ कम से कम 50 बार बोलना है, सुबह 25 बार और रात को 25 बार। जब आप बोल रहे हैं तो इन्हें महसूस भी कीजिए। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि वो रोज़ अपने आप को बोलते थे कि मैं अमेरिका का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। शुरू में उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो रोज़ बोलते रहे और 6 महीने के बाद उन्हें खुद पर विश्वास होने लगा और फिर अगले कुछ सालों में वो सच में अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, कभी भी नेगेटिव बातें मत सोचिए। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। दूसरी बात, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, उनसे दूर रहिए क्योंकि उनकी नेगेटिविटी आपके अवचेतन मन में जा सकती है। तीसरी बात, डाउट्स को मत पालिए। जब भी आपके मन में डाउट आए कि ये काम करेगा या नहीं तो तुरंत उसे फेथ से रिप्लेस कर दीजिए। चौथी बात, इम्पेशेंट मत होइए। आपके अवचेतन मन को काम करने में टाइम लगता है। कम से कम 90 दिन दीजिए, इससे पहले रिजल्ट्स की उम्मीद मत कीजिए। फोर्ड ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। उन्होंने कहा कि नेपोलियन लोग हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो रिजल्ट्स तुरंत चाहते हैं। वो 2-3 हफ्ते में रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन अवचेतन मन को प्रोग्राम होने में टाइम लगता है। अगर तुम पेशेंट रहो और कंसिस्टेंटली काम करते रहो तो रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, वो है ग्रैटिट्यूड। कार्नेगी ने कहा था कि नेपोलियन, अगर तुम ज़्यादा चाहते हो तो पहले जो तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो तुम्हारे अवचेतन मन में लखे तो तुम्हारे अवचेतन मन और तुम्हारे कनाम्स करने की करावा की नेपोलियन वो मिलाखे इन पॉजिटिव एनर्जी आती है और ये पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करती है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि रोज़ रात को सोने से पहले 5 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ें हों। हो सकता है कि आज आपने अच्छा खाना खाया, हो सकता है आज मौसम अच्छा था, हो सकता है आज किसी ने आपसे अच्छी ये समाज की है, आज किसी ने आपसे अच्छी चीज़ें लिखी कर रहे हैं, आप किसी ने आपसे अच्छी चीज़ें लिखी है, बात की। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। अब मैं आपको एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी का। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि सेक्सुअल एनर्जी इंसान की सबसे पावरफुल एनर्जी है और अगर इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनल किया जाए तो ये अमेजिंग रिजल्ट्स दे सकती है। सभी ग्रेट अचीवर्स ने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपने काम में चैनल किया था। एडिसन ने मुझे बताया था कि जब वो कोई इन्वेंशन बनाते थे तो वो उसमें इतने अब्जॉर्ब्ड हो जाते थे कि उन्हें कुछ और याद नहीं रहता था
ये उनकी सेक्सुअल एनर्जी थी जो उनके क्रिएटिव वर्क में चैनल हो रही थी। फोर्ड ने बताया कि जब वो अपनी कार्स डिज़ाइन करते थे तो उन्हें उसी तरह का एक्साइटमेंट महसूस होता था। ये सब सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने रिजल्ट्स को कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। पहला, अपने एनवायरनमेंट को बदलिए। अपने कमरे में मोटिवेशनल पोस्टर्स लगाइए, अपने लक्ष्य की फ़ोटोज़ लगाइए, ऐसी बुक्स पढ़िए जो आपको इंस्पायर करें, ऐसी वीडियोस देखिए जो आपको मोटिवेट करें। जितना ज़्यादा आप खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखेंगे उतना ज़्यादा आपका अवचेतन मन पॉजिटिव होगा। दूसरा, सक्सेसफुल लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे सीखिए, देखिए कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। कार्नेगी ने कहा था कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अमीर लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनकी एनर्जी आपके अवचेतन मन में जाएगी। तीसरा, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्थी खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, क्योंकि एक हेल्थी बॉडी एक हेल्थी माइंड बनाती है और एक हेल्थी माइंड में एक पावरफुल अवचेतन मन होता है। एडिसन रोज सुबह एक्सरसाइज करते थे, फोर्ड रोज वॉक पर जाते थे, कार्नेगी हेल्थी फूड खाते थे। वो सब जानते थे कि फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको अपनी 20 साल की रिसर्च का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन बताता हूँ। वो ये है कि आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना होगा। आपको उसे सही करता है, इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको पेशेंट रहना होगा और आपको फेथ रखना होगा। कार्नेगी ने मुझसे आखिरी बार जब मिले थे तो उन्होंने एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, मैं जो हूँ वो अपनी हार्ड वर्क की वजह से नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो अपने अवचेतन मन की ताकत की वजह से हूँ। मैंने अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम किया, मैंने उसे बताया कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और फिर मेरा अवचेतन मन ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। बाकी सब ऑटोमेटिक हो गया। मैंने इसी प्रिंसिपल को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखने का फैसला किया तो मैंने अपने अवचेतन मन को बताया कि ये किताब दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक होगी। मैंने ये रोज़ विजुअलाइज किया, मैंने ये रोज़ महसूस किया और देखिए क्या हुआ। आज थिंक एंड ग्रो रिच एक 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स में से एक है। ये मेरे अवचेतन मन की ताकत है। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ जो लोग करते हैं। पहली मिस्टेक है कि लोग क्लियर नहीं होते कि वो क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन कितने पैसे, कब तक, ये क्लियर नहीं होता। और जब आप क्लियर नहीं होंगे तो आपका अवचेतन मन भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए स्पेसिफिक रहिए, एग्जैक्ट अमाउंट लिखिए, एग्जैक्ट डेट लिखिए। दूसरी मिस्टेक है कि लोग इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो सिर्फ मैकेनिकली अपने एफर्मेशंस बोल देते हैं, लेकिन उसमें कोई फीलिंग नहीं होती और बिना फीलिंग के आपका अवचेतन मन एक्टिवेट नहीं होगा। इसीलिए जब आप अपने एफर्मेशंस बोलें तो उन्हें महसूस कीजिए, उस एक्साइटमेंट को महसूस कीजिए जो आपको तब होगी जब आप अपना लक्ष्य पा लेंगे। तीसरी मिस्टेक है कि लोग गिव अप कर देते हैं। वो 2-3 हफ्ते ट्राई करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। लेकिन आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम होने में टाइम लगता है। कम से कम 90 दिन कंसिस्टेंटली करना ज़रूरी है। फोर्ड ने कहा था कि नेपोलियन, सक्सेस सिर्फ उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। चौथी मिस्टेक है कि लोग अपने ओल्ड बिलीव्स को नहीं बदलते। उनके अवचेतन मन में पहले से ये बैठा हुआ है कि मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरी फैमिली गरीब है, मेरे पास स्किल्स नहीं हैं। और जब तक आप इन ओल्ड बिलीव्स को नहीं बदलेंगे तब तक नए बिलीव्स काम नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें रिप्लेस कीजिए एम्पावरिंग बिलीव्स से। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जो मैंने कार्नेगी से सीखी थी। ये है काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स की टेक्निक। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि वो रोज़ रात को अपने इमेजिनरी एडवाइज़र्स से बात करते थे। उन्होंने अपने दिमाग में एक काउंसिल बनाई थी जिसमें एब्राहम लिंकन थे, नेपोलियन बोनापार्ट थे और कई और ग्रेट लीडर्स थे। वो रोज़ रात को इन लोगों से सलाह लेते थे। शुरू में मुझे लगा कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर मैंने खुद ट्राई किया। मैंने अपनी इमेजिनरी काउंसिल बनाई। उसमें कार्नेगी थे, एडिसन थे, फोर्ड थे। मैं रोज़ रात को उनसे सवाल पूछता था और आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे जवाब मिलने लगे। ये मेरे अवचेतन मन से आ रहे थे। मेरा अवचेतन मन इन ग्रेट लोगों की पर्सनैलिटी अस्यूम कर रहा था और मुझे एडवाइस दे रहा था। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। आप भी ट्राई कीजिए। अपनी इमेजिनरी काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स बनाइए। उसमें वो लोग रखिए जिन्हें आप एडमायर करते हैं और रोज़ रात को उनसे बात कीजिए, उनसे सवाल पूछिए और देखिए कैसे आपको जवाब मिलते हैं। और लिंग राब को लेकर भी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो है एक्शन की। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, सिर्फ विजुअलाइज करने से काम नहीं होगा।
आपको एक्शन भी लेना होगा। एडिसन ने कहा था कि नेपोलियन, मैंने सिर्फ सोचकर कोई इन्वेंशन नहीं बनाई, मैंने सोचा और फिर काम किया। सोचने से मुझे डायरेक्शन मिली, लेकिन काम करने से मुझे रिजल्ट्स मिले। इसलिए जब आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे हैं तो साथ साथ एक्शन भी लीजिए। अगर आपको कोई आइडिया आए तो उस पर एक्ट कीजिए। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो उसे ग्रैब कीजिए। आपका अवचेतन मन आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही है। कार्नेगी ने मुझे बताया था कि उनके अवचेतन मन ने उन्हें स्टील इंडस्ट्री में जाने का आइडिया दिया, लेकिन फिर उन्होंने उस आइडिया पर मैसिव एक्शन लिया। उन्होंने पैसे जुटाए, फैक्ट्री बनाई, वर्कर्स हायर किए, प्रोडक्ट बनाया। बिना एक्शन के वो आइडिया सिर्फ एक सपना रह जाता। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जो मैंने अपनी रिसर्च से निकाला है। ये है सक्सेस का फॉर्मूला। डेफिनेट पर्पस प्लस बर्निंग डिजायर प्लस फेथ प्लस ऑटो सजेशन प्लस स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्लस इमेजिनेशन प्लस ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग प्लस डिसीजन प्लस परसिस्टेंस प्लस मास्टरमाइंड प्लस सेक्स ट्रांसम म्यूटेशन प्लस सबकॉन्शियस माइंड प्लस सिक्स्थ सेंस इक्वल सक्सेस। ये वो 13 प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने अपनी किताब में लिखे हैं, और इन सब के सेंटर में है आपका अवचेतन मन। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अवचेतन मन काम कर रहा है या नहीं। पहला साइन है कि आपको आइडियाज़ आने लगेंगे। सडनली आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो पहले नहीं आते थे। दूसरा साइन है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगे। सप्ते 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 लगेंगी। तीसरा साइन है कि आपको राइट लोग मिलने लगेंगे। चौथा साइन है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगेगी। आपको पता चलने लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत। फोर्ड ने मुझे बताया था कि जब उनका अवचेतन मन एक्टिवेट हुआ तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई इनविजिबल हैंड उन्हें गाइड कर रही है। उन्हें सही समय पर सही लोग मिल रहे थे, सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थीं, सही समय पर सही आइडियाज़ आ रहे थे। ये सब कोइंसिडेंस नहीं था, ये उनके अवचेतन मन की वर्किंग थी। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एफर्मेशंस बताता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अवचेतन मन की अनलिमिटेड ताकत को एक्टिवेट कर रहा हूँ। मेरा अवचेतन मन मुझे अमीर बनाने के लिए काम कर रहा है। मैं रोज़ नए अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास अमेजिंग आइडियाज़ आ रहे हैं। मैं अपने लक्ष्य की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। पैसे मेरी तरफ आसानी से आ रहे हैं। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। इन अफर्मेशंस को आप अपने वर्ड्स में भी बदल सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो यूज़ कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ये पॉजिटिव होने चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए। कार्नेगी ने मुझे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई थी। उन्होंने कहा कि नेपोलियन, तुम्हें अपने अवचेतन मन को फीड करना होगा। अगर तुम गार्बेज फीड करोगे तो गार्बेज ही बाहर आएगा, लेकिन अगर तुम क्वालिटी फीड करोगे तो क्वालिटी भी बाहर आएगी। इसलिए ध्यान रखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। ये सब आपके अवचेतन मन में जा रहा है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप रोज़ कम से कम 30 मिनट कुछ पॉजिटिव पढ़िए। हो सकता है कोई मोटिवेशनल बुक, कोई बायोग्राफी, कोई सेल्फ हेल्प बुक। इससे आपका अवचेतन मन पॉजिटिव इनपुट लेगा और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। बहुत ज़्यादा न्यूज़ मत देखिए, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इनमें बहुत सारी नेगेटिविटी होती है जो आपके अवचेतन मन में जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पावरफुल टाइम कौन सा है अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए। वो है सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले। इन दोनों टाइम्स पर आपका कॉन्शियस माइंड सबसे कम एक्टिव होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। इसलिए इन टाइम्स पर जो भी आप सोचते हैं वो डायरेक्टली आपके अवचेतन मन में चला जाता है। एडिसन की आदत थी कि वो सुबह उठते ही 15 मिनट अपने गोल्स के बारे में सोचते थे और रात को सोने से पहले फिर से 15 मिनट। फोर्ड भी यही करते थे, कार्नेगी भी यही करते थे। इसलिए आप भी ये आदत बना लीजिए। सुबह उठते ही अपने अफर्मेशंस बोलिए, अपना डेफिनेट पर्पस पढ़िए, विजुअलाइज कीजिए और रात को सोने से पहले फिर से यही करिए। मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ जो बहुत पावरफुल है। ये है रिटन गोल्स की टेक्निक। अपने गोल्स को लिखिए और फिर उन्हें ऐसी जगह रखिए जहाँ आप उन्हें रोज़ देख सकें। हो सकता है आपके बेडरूम में, बाथरूम में, ऑफिस में। जितनी ज़्यादा बार आप अपने गोल्स देखेंगे उतनी ज़्यादा बार ये आपके अवचेतन मन में जाएंगे। कार्नेगी के ऑफिस में उनके डेस्क पर एक बोर्ड था जिस पर उनके सारे गोल्स लिखे हुए थे। वो रोज़ उन गोल्स को देखते थे और धीरे धीरे एक एक करके एक गोल्स अचीव होते गए। फोर्ड ने मुझे बताया था कि जब उन्होंने मॉडल टी कार बनाने का गोल लिखा और अपने ऑफिस में लगाया तो हर रोज़ वो उसे देखते थे और 2 साल बाद मॉडल टी रियलिटी बन गई।
अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताता हूँ। साइंटिस्ट ने पाया है कि आपका ब्रेन हर सेकंड 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 2000 बिट्स प्रोसेस कर पाता है। बाकी सब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस करता है। ये मीन्स कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 200 मिलियन गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर आप इस पावर को सही तरीके से यूज़ करें तो क्या हो सकता है। साइंटिस्ट ने यह भी पाया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस और इमोशंस को सबसे ज़्यादा समझता है, वर्ड्स को उतना नहीं। इसलिए जब आप विजुअलाइज करते हैं, जब आप इमोशंस फील करते हैं, तो ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाता है और ये इतनी जल्दी प्रोग्राम हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी रिसर्च में सबसे अमेजिंग क्या पाया। वो ये था कि हर एक सक्सेसफुल इंसान अनकॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर रहा था। उन्हें टेक्निकली पता नहीं था कि ये कैसे काम करता है, लेकिन वो नेचुरली ये कर रहे थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नेपोलियन, मुझे नहीं पता, मैं बस करता हूँ। लेकिन मैंने इसे समझ लिया, मैंने डिकोड कर लिया कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर मैंने इसे एक सिस्टम में डाल दिया ताकि कोई भी इसे फॉलो कर सके। और वो सिस्टम है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। अब मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी का एक और हिस्सा बताता हूँ। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखनी शुरू की तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि मैं इस किताब को कैसे पब्लिश करूँगा, लेकिन मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया। मैंने हर रोज़ विजुअलाइज किया कि मेरी किताब पब्लिश्ड है। मैंने महसूस किया कि लाखों लोग इसे पढ़ रहे हैं। मैंने अफर्मेशंस बोले, और फिर एक दिन मुझे एक पब्लिशर मिला जो मेरी किताब पब्लिश करने को तैयार हो गया। मैंने उससे पहले कभी बात नहीं की थी। वो खुद मेरे पास आया। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग थी। मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जो मुझे उस पब्लिशर तक ले गए। ये है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, ये आपको राइट लोगों से मिलवाता है, ये आपको राइट आइडियाज़ देता है, लेकिन इसके लिए आपको इसे प्रोग्राम करना होगा, आपको इसे सही इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी। मैं आपको एक लास्ट टेक्निक बताता हूँ जो बहुत पावरफुल है। ये है मिरर टेक्निक की। हर रोज़ सुबह मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखिए और अपने एफर्मेशंस ज़ोर से बोलिए। जब आप मिरर में अपनी आंखों में देखकर बोलते हैं तो ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाता है। ये बहुत पावरफुल है। कार्नेगी की ये डेली आदत थी, फोर्ड भी ये करते थे, मैं भी ये रोज़ करता था। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये रोज़ करेंगे तो 30 दिनों में आप खुद में फ़र्क देखेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपको अपने लक्ष्य पर ज़्यादा विश्वास होने लगेगा। अब मैं आपको अपनी 20 साल की जर्नी का कंक्लूजन बताता हूँ। मैंने 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिला। मैंने उनकी ज़िंदगी देखी, उनके हैबिट्स देखे, उनकी थिंकिंग देखी, और मैंने पाया कि सक्सेस का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, सक्सेस की कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। सक्सेस सिर्फ एक चीज़ है, वो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। इतना आसान, इतना सरल, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल। आज मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया है जो मैंने 20 सालों में सीखा। अब बॉल आपके कोर्ट में है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी सकते हैं जैसे अभी जी रहे हैं, या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को 20 सालों में नहीं, 20 सालों में मैंने सालों में मैंने जनरा है प्रोग्राम करके अपनी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये काम करता है। मैंने इसे खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है। मैंने इसे कार्नेगी की ज़िंदगी में देखा है, एडिसन की ज़िंदगी में देखा है, फोर्ड की ज़िंदगी में देखा है, रॉकेफेलर की ज़िंदगी में देखा है, और हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में देखा है जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। आज ही अपना डेफिनेट मेजर पर्पस लिख दीजिए। आज ही अपने एफर्मेशंस बोलना शुरू कर दीजिए। आज ही विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, और फिर 90 दिन कंसिस्टेंटली करिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। याद रखिए, आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का इस्तेमाल करना सीखना होगा। और मैंने आपको आज वो सब कुछ बता दिया है जो आपको जानना चाहिए। बाकी आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप ऐसे और गहरे रहस्य जानना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो अभी अगला वीडियो देखिए। आराम से लेट जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, गहरी सांस लो और सुनो। आज की रात मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद तुमने कभी नहीं सुनी होगी। ये कोई कहानी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की असलियत है। और जब तक तुम सो नहीं जाते, मैं तुम्हारे अवचेतन मन में वो बीज बोऊंगा जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देंगे। तुम थके हुए हो,
दिन भर की मेहनत से, रोज की भाग दौड़ से, उन सपनों से जो अधूरे रह गए। लेकिन आज की रात अलग है। आज की रात तुम सिर्फ सोने नहीं जा रहे, तुम जागने वाले हो, अपने अंदर की सच्चाई से, अपनी असली ताकत से, उस इंसान से जो तुम बनने वाले हो। मेरी आवाज़ को अपने दिमाग में उतरने दो, हर शब्द को महसूस करो, क्योंकि जब तुम सुबह उठोगे तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज सोने से पहले था। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो, मैं आज़ाद बनूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं, तुम्हारी प्रतिज्ञा है। अब चलो शुरू करते हैं। अब आराम से सांस लो और सुनना शुरू करो। तुमसे झूठ बोला गया है। उन्होंने कहा, मेहनत करो, थोड़ा बचत करो, 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ और यही आज़ादी है। लेकिन अगर 40 साल की मेहनत के बाद पेंशन इतनी छोटी हो कि उससे जीना मुश्किल हो, तो इसे तुम क्या कहोगे? तुम जन्मे ही नहीं थे बस सेवा करने के लिए जब तक मर ना जाओ। तुम जन्मे नहीं थे अपनी आत्मा को तनख्वाह के लिए बेचते हुए जिंदगी को गुजरते देखने के लिए। दुनिया आज्ञाकारी को इनाम नहीं देती, वो उसे इनाम देती है जो जाल को पहचानता है, और वो इंसान यहीं से शुरू होता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर ये बात तुम्हें समझ नहीं आई तो शायद तुम्हें जिंदगी भर काम करना पड़े और फिर भी गरीब मर जाना। तुम मानते हो कि तुम आज़ाद हो, तुम मानते हो कि कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, तुम मानते हो कि एक दिन शायद 40 साल की मेहनत के बाद अगर तुम वफादार रहे, अगर तुमने बचत की, अगर तुमने सिस्टम का पालन किया तो तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। लेकिन मैं ये बिना किसी माफ़ी के कहता हूँ, अगर 40 साल की मेहनत के बाद भी तुम्हें निर्भर रहना पड़ता है तो असल में तुम्हारी ज़िंदगी किसके पास थी? मैंने ये बहुत बार देखा है, ऐसे आदमी जिन्होंने अपनी पूरी जवानी एक नौकरी को दे दी और 65 की उम्र में थके हुए शरीर, कांपती हुई हाथ और डरते हुए पहुंचते हैं। कैलेंडर की तरफ एक नज़र मारते हैं क्योंकि उनका पैसा ख़त्म हो रहा होता है। वे हर नियम मानते हैं, चुप रहते हैं, वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है, काम करते हैं, इंतज़ार करते हैं, और जब इंतज़ार ख़त्म होता है तो उनके लिए कुछ भी इंतज़ार नहीं करता। मैं फिर पूछता हूँ, उस आदमी की ज़िंदगी किसकी होती है जो अपनी ज़िंदगी एक एक महीने की तनख्वाह देकर गंवाता है और फिर अनिश्चित, बेखुद और भुला दिया जाता है? तुम्हें यह समझना होगा, दास्तान ने अपनी शक्ल बदली है लेकिन कभी गई नहीं। अब जंजीरें धातु की नहीं रहीं, ये आदतों की बनी हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की। कर्ज में डूबा, कम उम्मीदों वाला, बिना सोचे समझे विश्वासों वाला। तुम्हें बताया गया कि सिस्टम तभी चलता है जब तुम उसकी पालना करो, लेकिन जो बात तुम्हें नहीं बताई गई वो ये है कि ये सिस्टम कभी तुम्हें अमीर बनाने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि तुम किसी और की दौलत के लिए काम आओ। मैं अपने शब्दों को नरम नहीं करूँगा, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। क्योंकि जब तक तुम अपनी हालत की सच्चाई नहीं देखोगे तुम कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे। तुम शालीनता से मुस्कुराओगे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए और उसे जिम्मेदारी कहोगे। तुम उन्हीं लोगों की तारीफ करोगे जो तुम्हें गुलाम बनाते हैं और इसे नौकरी कहोगे। तुम उस रिटायरमेंट का इंतज़ार करोगे जो मुश्किल से तुम्हारा किराया ही भरता हो और उसे सुरक्षा कहोगे। ये कोई त्रासदी नहीं है, ये एक चुनाव है, और इसका मतलब है कि अगर तुम में हिम्मत है तो इसे बदला भी जा सकता है। अब इस भाषण में मैं तुम्हें वो नियम बताऊंगा जो अमीरों ने तब सीखे जब बाकी लोग सो रहे थे। मैं तुम्हें बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे कार्नेगी, रॉकफेलर, श्वाब, फोर्ड और लिंकन ने कुछ भी नहीं होने के बावजूद सफलता पाई, न तो किस्मत से, न ही किसी की कृपा से, बल्कि सच्चाई के साथ तालमेल बैठाकर और कानून का पालन करके। तुम जानोगे क्यों? सिर्फ काम करने से कभी आज़ाद नहीं बनोगे। रिटायरमेंट आज़ादों का इनाम नहीं, बल्कि आज़ादों की बजाय जो आज़ाद नहीं हैं उनका इनाम है। स्कूल इसलिए बनाए गए हैं ताकि तुम्हें कर्मचारी बनाया जाए, मालिक नहीं। तुम्हारी नौकरी कोई योजना नहीं, बस एक अस्थायी ठिकाना है। अमीर लोग वो अदृश्य आध्यात्मिक नियम मानते हैं जिन्हें गरीब लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तुम्हारी रोज़मर्रा की आदतें ही वो जेल बनाती हैं जिसे तुम जिंदगी कहते हो। इंतज़ार करना दुश्मन है और चलना उसकी दवा। और जो आदमी सेवा करने से इनकार करता है, अंत में वही कमांडर बनता है। इन सवालों का जवाब तुम खुद खोजोगे। मेरी जिंदगी असल में क्या है? क्या मैं सिर्फ आज्ञाकारी बनकर अपना मकसद समझ बैठा हूँ?
मैंने दौलत बनाने में इतना वक्त क्यों गंवाया? मुझे तुरंत कौन सी आदत छोड़नी चाहिए? हर दिन क्या दोहराना होगा जब तक मेरी आज़ादी सच में हासिल न हो जाए? अगर तुम सच्चे दिल से ईमानदार हो तो समझ जाओगे कि तुम अभी आज़ाद नहीं हो, अभी नहीं। लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी हर बात ध्यान से सुनोगे, जो मैं सिखाऊं उसे बार बार दोहराओगे और पूरी लगन से लागू करोगे, तो तुम मौत तक काम नहीं करोगे। तुम अपनी ज़िंदगी खुद बनाएगे जो तुम्हारे लिए काम करेगी। और मैं साफ साफ कहता हूँ, जंजीरें तुम्हारे अपने ही हाथों में हैं। आदतें, असली चाबी तुम्हारे दिमाग में है। और ये तुम्हें आखिरी चेतावनी है, इससे पहले कि वक्त तुम्हारे लिए फैसला कर दे। अब जोर से बोलो, मैं अपनी ज़िंदगी मेहनत करके बेकार नहीं बिताऊंगा और गरीब नहीं मरूंगा। मैं पैदा हुआ हूँ मालिक बनने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पहला हिस्सा शुरू करते हैं। सिर्फ काम करने से कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। तुम्हें यह सिखाया गया है कि मेहनत में विश्वास रखो। तुम्हें बताया गया कि कड़ी मेहनत ही जवाब है, कि अगर तुम बस टाइम पर आओ, देर तक रुको, अच्छा काम करो, सिर झुका के रहो, तो एक दिन तुम्हारा भी मौका आएगा। लेकिन सच्चाई ये है, सिर्फ काम करने से कभी तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम अपनी ताकत किसी और के सपने के लिए 40 साल बेच सकते हो और फिर भी नाम के बिना मर सकते हो। तुम अपनी सबसे बेहतरीन उम्र एक फैक्ट्री, कंपनी या ऑफिस को दे सकते हो और फिर भी रिटायर होकर तंगी में जी सकते हो। कैलेंडर और बैंक बैलेंस दोनों को बराबर डर के साथ देखते हुए, मैं काम के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत वफादारी के खिलाफ बोल रहा हूँ। जो आदमी बिना सोचे समझे काम करता है वो मशीन से बेहतर नहीं है। जो आदमी बिना मकसद के काम करता है वो खच्चर से ज़्यादा आज़ाद नहीं है। और जो आदमी बिना अपनेपन के काम करता है, चाहे वेतन कितना भी बड़ा हो, इंसान आखिरकार एक नौकर ही रहता है। चलो मैं तुम्हें मेहनत और दौलत के बीच फ़र्क समझाता हूँ। मेहनत मतलब शरीर की मेहनत, दौलत मतलब सोच की ताकत। ज़्यादातर लोग अपनी मेहनत दूसरों के सपनों के लिए बेच देते हैं, क्योंकि वे इस बात को कभी समझ ही नहीं पाए। पैसा सोच की सुनता है, समय की नहीं। कोई आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत में बिता देता है, लेकिन सोच वाला इंसान जो एक सिस्टम बनाने की हिम्मत करता है, उससे आगे निकल जाता है। एक आदमी गड्ढा खोदता है, दूसरा आदमी फावड़ा बेचता है। बताओ, अमीर कौन होता है? गरीब आदमी हमेशा मेहनत। वो कहता है, मैंने कड़ी मेहनत की, मैं रोज़ आता था। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि इनाम कभी उस इंसान को नहीं मिलता जो बस हाजिर होता है। इनाम उस इंसान को मिलता है जो लेवरेज बनाता है। वो आदमी जो सोच समझकर कुछ ऐसा बनाता है जो उसके बिना भी चलता रहे। एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार काम किया और हमेशा के लिए फ़ायदा उठाया। वो सिर्फ स्टील मिल में हथौड़ी नहीं चलाता था, उसने एक साम्राज्य बनाया। उसने ऐसे सिस्टम, प्रोसेस, लोगों और सामग्री का जाल बुनाया जो उसके सोते हुए भी बढ़ता रहा। उसने अपनी सोच से लोगों को संगठित किया, कौशल और दूरदर्शिता के साथ। और उसी पल से उसके ख्यालों ने उस किसी भी दिन की मेहनत से ज़्यादा कमाई की। यही वो राज है जो मजदूर कभी नहीं सीख पाता, कि दिमाग ही असली दौलत बनाने वाली फैक्ट्री है। लेकिन तुम्हें अलग तरीके से सिखाया गया है। बचपन से ही तुम्हें यह बताया गया कि काम के घंटे ही तुम्हारी कमाई तय करते हैं, कि तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितना वक्त देते हो। लेकिन वक्त गरीबों की मुद्रा है। ये वो चीज़ है जिसे तुम कभी वापस नहीं पा सकते। और हर बार जब तुम इसे किसी और के सपने के लिए बेच देते हो, तो तुम अपनी सबसे कीमती चीज़ बेच रहे होते हो। वो चीज़ जो सच में आपकी होती है। सच ये है कि इंसानों को काम करने के लिए तैयार किया गया था, सोचने के लिए नहीं, उन्हें आजमाने के लिए नहीं, बस हुक्म मानने के लिए तैयार किया गया था। और अब वे हैरान हैं कि क्यों पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी उनके पास दिखाने को कुछ नहीं होता। ये कोई अन्याय नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग है और इसे तोड़ना ज़रूरी है। आप ये मानते हुए नहीं रह सकते कि ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा। जो आज़ादी देता है वो है मालिकाना हक, सोच का मालिकाना, सिस्टम का मालिकाना, मकसद का मालिकाना। जब तक आप अंधाधुंध काम करना बंद नहीं करेंगे और समझदारी से काम करना शुरू नहीं करेंगे, पक्की बात है तुम हमेशा अपनी जिंदगी के टुकड़े के लिए ही काम करोगे। मेरी सुनो, जो आदमी हर घंटे की मजदूरी से कभी बाहर नहीं निकलता,
वो हमेशा नौकर ही रहता है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम सूट पहनते हो या हथौड़ा चलाते हो। अगर तुम बिना किसी बड़े प्लान के सिर्फ अपनी मेहनत के बदले पैसे लेते हो तो तुम महंगे गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इससे निकलने का रास्ता है। एक नया नियम है जिसे मानना होगा, एक नई पहचान बनानी होगी, और ये यहीं से शुरू होती है। अभी कहो, जोर से बोलो, मैं अपनी जिंदगी के टुकड़े नहीं बेचता। मेरा काम मालिकाना हक बनाता है, निर्भरता नहीं। ये शुरुआत है, तुम्हारी आज़ादी। लेकिन अगर तुम यहीं रुक गए तो फिर से उसी पुराने कैद खाने में वापस चले जाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, रिटायरमेंट का झूठ, एक गुलाम का इनाम। तुम्हें कहा गया कि इंतज़ार करो, अपने 60वें साल तक इंतज़ार करो। जब तक जवान हो काम करो, थोड़ा बचत करो, आज बलिदान दो ताकि कल का मज़ा ले सको। और जब कल आता है तो तुम थके हुए होते हो, कंगाल होते हो, और तुम्हारी आज़ादी बस एक याद होती है जिसे तुमने कभी जिया ही नहीं। रिटायरमेंट वो झूठ है जो उन्होंने गुलामों को दिया ताकि वे विद्रोह न करें, सच्चाई जो उन्होंने कभी नहीं बताई। मैंने तुम्हें बताया था ये बात। तुम आज़ादी के लिए बचत नहीं कर रहे हो, तुम बस टूटने की देर करने के लिए बचत कर रहे हो। ये पूरा सिस्टम इस उम्मीद पर बनाया गया था कि तुम इतना लंबे वक्त तक मानते रहोगे कि सवाल करने की ताकत ही नहीं रहेगी। उन्होंने तुम्हें इतनी सुरक्षा दी कि तुम भागो मत, इतनी उम्मीद दी कि सवाल मत करो, और इतनी डर दी कि काम करते रहो। मैं ये बिना माफ़ी मांगे कह रहा हूँ। जो आदमी 65 साल की उम्र तक जीने का इंतज़ार करता है वो कभी सच में जिंदा ही नहीं था। तुम्हें लगता है रिटायरमेंट इनाम है? ये तो लगाम है। वे इसे पेंशन कहते हैं, मैं इसे बचने की इजाज़त। तुम्हें कभी भी अपने आखिरी साल डर के साथ और हाथ में कैलकुलेटर लिए बिताने के लिए नहीं बनाया गया था। ये आज़ादी नहीं है, ये सज़ा है, और तुम्हारा एकमात्र अपराध था उस सिस्टम पर भरोसा करना जो कभी तुम्हें आज़ाद करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। चलो मैं तुम्हें असली धन कैसे काम करता है दिखाता हूँ। वो कल्पना नहीं बल्कि फॉर्मूला। सच्ची दौलत बचाई नहीं जाती, इसे सीमित नहीं किया जाता, इसे आखिर में कोई इनाम की तरह नहीं बांटा जाता। सच्ची दौलत वैल्यू के जरिए बनती है। ये सोच का नतीजा होती है, फैसला लेने की हिम्मत और असेंबली लाइन से हटकर चलने की हिम्मत। देखो हेनरी फोर्ड को, उसने पैसे बचाकर करोड़पति नहीं बनाया। उसने किसी के लिए 65 साल तक काम नहीं किया। उसने कुछ ऐसा बनाया जो उसके बिना भी बढ़ता रहा। उसने सिस्टम बनाए। उसने वो देखा जो दूसरे सिर्फ नौकरी समझते थे, और इसी वजह से उसकी दौलत उसके सोते हुए भी काम करती रही। यही फ़र्क है उस आदमी में जो बनाता है और उस आदमी में जो सिर्फ इंतज़ार करता है। बनाने वाला अब जीता है, इंतज़ार करने वाला उम्मीद में मर जाता है। तुम्हें सिखाया गया था कि देर से संतुष्टि मिलना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन सच तो ये है कि देर से देखने का मतलब मौत है। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी ऐसे इनाम के आसपास घूमती है जो तब मिलता है जब तुम इतने थक चुके होते हो कि उसका मजा लेना मुश्किल हो, तो तुम धोखा खा गए हो। रिटायरमेंट के बारे में सच जानना चाहते हो? ये है सच। ज्यादातर लोग कभी वहां तक नहीं पहुंच पाते। वो उस चक्के से निकलने से पहले मर जाते हैं, और जो थोड़े बहुत पहुंचते हैं उनका शरीर कमजोर होता है, जेब खाली होती है, और आत्मा ये भूल चुकी होती है कि मकसद के साथ जीना क्या होता है। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बस तुम्हें तैयार होना होगा अपने तरीके तोड़ने के लिए। आज झूठ बोलो, एक ऐसी कंपनी जो ताकतवर है। मैं आज़ादी का इंतज़ार नहीं करता, मैं इसे अभी बनाता हूँ। मैं रिटायरमेंट के जाल को ठुकराता हूँ। मेरी दौलत आज से शुरू होती है। सिस्टम चुप रहने वालों को इनाम देता है। तीसरा हिस्सा, स्कूल आज्ञाकारी। कर्मचारी बनाते हैं, अमीर आदमी नहीं। तुम्हें ट्रेन किया गया, पढ़ाया नहीं, कंडीशन किया गया, आज़ाद नहीं। जिस दिन तुम स्कूल में चले, वे तुम्हें अपना जीवन मालिक बनने के लिए नहीं तैयार कर रहे थे। वे तुम्हें किसी और की सेवा करने के लिए तैयार कर रहे थे। स्कूल सिस्टम क्रिएटर्स नहीं बनाता, ये सिर्फ गियर बनाता है। सोचो अच्छी तरह, उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया? तुम बैठो, चुप रहो, याद करो, दोहराओ, मानो, बोलने की इजाजत के लिए हाथ उठाओ, अपनी बारी का इंतजार करो, नियम सीखो, हिदायतों का पालन करो, लाइन में रहो। अब खुद से पूछो, इनमें से कितनी बातें अमीरों की जिंदगी में दिखती हैं? एक भी नहीं।
क्योंकि कोई भी आदमी दूसरों के आदेश मानकर आज़ाद नहीं हुआ। जो लोग ऊपर उठे, जैसे कार्नेगी, एडिसन, फोर्ड, उन्होंने लाइन तोड़ी। उन्होंने उनके सामने रखे रास्ते को ठुकरा दिया। उन्होंने सोचा, कल्पना की, सवाल उठाए और विश्वास के साथ आगे बढ़े, बिना किसी के कहने के। मैं तुम्हें थॉमस एडिसन के बारे में बताता हूँ। उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। टीचर्स ने कहा कि वो अनियंत्रित और कमज़ोर है। उन्होंने उसकी माँ से कहा कि वो कभी कुछ नहीं सीखेगा, और उसने क्या किया? उसने पूरी दुनिया को रोशनी दी। वो इसलिए नहीं कि उसने क्लासरूम में पढ़ाई की, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया, मेहनत की और एक सपना देखा। और ये बड़ी विडंबना है कि वही सिस्टम जिसने एडिसन को ठुकराया आज उसी के बारे में पढ़ाता है। वो उसका नाम मनाते हैं, लेकिन उस जज्बे को सजा देते हैं जिस पर वह जिंदा था। सच ये है कि स्कूल दौलत नहीं सिखाते, वे ये नहीं सिखाते कल्पना, वे विश्वास नहीं सिखाते, वे व्यवस्था सिखाते हैं, वे आराम सिखाते हैं, वे निर्भरता सिखाते हैं। वे आपको एक स्क्रिप्ट याद करने को कहते हैं, अपनी खुद की कभी लिखने को नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको वो सोच छोड़नी होगी जिसने आपको गरीब बनाया। आपको वो झूठे विश्वास निकाल फेंकने होंगे जो उन लोगों ने आपके दिमाग में डाले जो खुद कभी आजाद नहीं थे। आपको रास्ते पर सवाल उठाना होगा। आपको खुद सोचने की आदत डालनी होगी। पूछो, मुझे गलती से ज्यादा औसतपन से डरना क्यों सिखाया गया? मुझे आमदनी बनाने के बारे में क्यों कभी नहीं बताया? क्यों किसी ने कभी बात नहीं की पक्के मकसद के बिना? धन के नियम, विश्वास, आत्म सुझाव, इच्छा, संगठित योजना हर पाठ्यक्रम से क्यों बाहर छोड़ दिए जाते हैं? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आज्ञाकारी मजदूरों को धन की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस इतना चाहिए कि वे जिंदा रहें और रोज वहां आ जाते रहें। यह सीखने पर हमला नहीं है, यह दिमागी दास्ता के खिलाफ लड़ाई है। शिक्षा तब ताकत होती है जब वह दिमाग को आजाद करती है, लेकिन जब वह सिर्फ हाथ को ट्रेन करती है तो वह एक जेल बन जाती है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच को फिर से ट्रेन करना होगा। तुम्हें वो पढ़ना होगा जो आजाद पुरुष बनते हैं। तुम्हें उसी तरह बोलना चाहिए जैसे तुम बनना चाहते हो, ना कि जैसे तुम्हें सिखाया गया है। तुम्हें वो सवाल पूछने चाहिए जो कभी तुम्हें पूछने नहीं दिए गए। मेरी आज्ञाकारिता से किसे फायदा होता है? मेरी देरी से किसे लाभ होता है? किसने मुझे सिखाया कि मेरी कीमत ग्रेड, घंटे या मंजूरी से मापी जाती है? जैसे ही तुम सवाल पूछना शुरू करोगे, तुम अपनी राह बनाने लगोगे। तुम आदेश मानने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम आदेश देने के लिए पैदा हुए हो। तुम मेज और घंटी के लिए नहीं बने हो, तुम दृष्टि और नेतृत्व के लिए बने हो। और अगर तुम तैयार हो, अपने दिमाग पर कब्जा करो, तो अपनी जिंदगी भी अपने काबू में आ जाएगी। अभी पूरी पक्की सोच के ये कहो, मैं अपने लिए सोचता हूँ, मैं उस रास्ते पर सवाल उठाता हूँ जो मुझे दिया गया था। मैं किसी के आदेश मानने पैदा नहीं हुआ, मैं आदेश देने के लिए पैदा हुआ हूँ। चौथा हिस्सा, नौकरी एक अस्थायी उपाय है, स्थायी रणनीति नहीं। अब चलो ईमानदारी से बात करें, बिल्कुल साफ साफ। नौकरी आज़ादी नहीं है, नौकरी दौलत नहीं है, नौकरी कोई प्लान नहीं है। नौकरी उस इंसान के लिए बस एक जगह है जिसने अभी तक अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद नहीं लिया। तुम्हें सिखाया गया कि नौकरी सुरक्षा है, लेकिन मैं कहता हूँ ये सिर्फ एक शिष्ट दीवारों वाला पिंजरा। दुनिया ने तुम्हें नौकरी ढूंढना सिखाया, मकसद नहीं। उसने तुम्हें तनख्वाह के पीछे दौड़ना सिखाया, योजनाओं के पीछे नहीं। उसने तुम्हें बस जीने के लिए समझौता करना सिखाया, एक ऐसी जिंदगी बनाने के बजाय जो सम्मान दिलाए और खूब तरक्की दे। ये सच समझो, एक नौकरी तुम्हारी तात्कालिक जरूरत तो पूरी कर सकती है, लेकिन तुम्हारे असली मकसद को पूरा नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पास कोई साफर और बड़ा लक्ष्य नहीं है तो नौकरी एक ताबूत बन जाती है। ये वो धीरे धीरे खत्म होने वाली शक्ति है जिसे फर्ज का बहाना बना लिया गया है। तुम सुबह उठते हो, टाइम कार्ड मारते हो, पूरे दिन काम करते हो। तुम काम पर जाओ, काम खत्म करो और फिर वही दोहराओ। और कहीं रास्ते में तुम भूल जाते हो कि तुम इससे कहीं ज्यादा के लिए बने हो। क्या मैं कहता हूं कि अपनी नौकरी छोड़ दो? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, अपनी नौकरी को उसी तरह इस्तेमाल करो जैसे आजाद लोग अपने औजारों को करते हैं। नौकरी को मालिक मत बनाओ, इसे एक माध्यम की तरह देखो, एक हथियार की तरह देखो। अपनी आज़ादी के लिए पैसा कमाने का जरिया समझो, उसकी जगह मत समझो। मैं तुम्हें एडविन सी.
बार्न्स की कहानी बताता हूँ। उसे काम से नफरत नहीं थी। वह एक क्लर्क की नौकरी करता था, लेकिन उसके दिल में एक ही सपना था कि वह थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बने। वह सिर्फ वेतन के लिए नहीं, मकसद के साथ काम करता था। उसने अपनी नौकरी का इस्तेमाल उस मुकाम तक पहुंचने के लिए किया, कमरे में। और जैसे ही वो कमरे में गया, उसने खुद को साबित कर दिखाया और हमेशा के लिए नौकरी छोड़ दी। यहीं से दौलत बनती है, सालों की बार बार मेहनत से नहीं, बल्कि इरादे, पक्का निश्चय और रणनीति से। आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी दुखद बात ये नहीं कि वो कड़ी मेहनत करता है, बल्कि ये है कि वो बिना दिशा के, बिना मकसद के, बिना अपनी जिम्मेदारी के मेहनत करता है। इसीलिए वो गुलाम बन जाता है, जंजीरों की वजह से नहीं, बल्कि आदत की वजह से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नौकरी तभी असली इज्जत वाली होती है जब वो तुम्हारी आज़ादी का खर्चा उठाए। अगर तुम अभी भी बस जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हो, तो तुम अभी आज़ाद नहीं हो। अगर तुम अभी भी सैलरी बढ़ने की उम्मीद में लगे हो, बजाय अपनी आमदनी के रास्ते बनाने के, तो तुम अभी आज़ाद नहीं हो। अगर तुम्हारे दिन ऐसे कामों में गुजरते हैं जो किसी और का सपना पूरा करते हैं और तुम्हारा सपना सोता रहता है, तो तुम आज़ाद नहीं हो, लेकिन हो सकते हो। दरवाज़ा खुला है, लेकिन तुम्हें सुरक्षा के वो झूठे भ्रम के आगे घुटने टेकना छोड़ना होगा और असली मालिकाना हक की हकीकत के लिए खड़ा होना होगा। अपनी पूरी जिंदगी बस अपना टाइम किराए पर मत जियो। अपने दिनों के मालिक बनो। अपनी आमदनी पर काबू पाओ। अपनी नौकरी का केल आ पर अपनी परमस के सबसे पर से बरार होती है, केल के सबसे बनार होती है, और इस्तेमाल करो। उसे तुम्हारा इस्तेमाल करने मत दो। पूरे भरोसे के साथ कहो, मेरी नौकरी मेरा नहीं है, पहचान ये मेरा हथियार है। मैं अपनी नौकरी का इस्तेमाल आज़ादी बनाने के लिए करता हूँ। हिस्सा 5। अमीरों के नियम आध्यात्मिक होते हैं। पहले, दुनिया को पैसे के पीछे भागने दो। उन्हें टुकड़ों के लिए लड़ने दो। उन्हें अपने घंटे सिक्कों के लिए बेचने दो और अपनी जन्म सिद्ध हक मजदूरी के लिए बेचने दो। मैं सीधे तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें वो समझना होगा जो वे नहीं समझते। जो नियम दौलत बनाते हैं वो पहले आध्यात्मिक होते हैं, वाह फिर भौतिक। तुम तब तक ऊंचा नहीं उठ सकते जब तक तुम्हारा मन ऊंचा नहीं उठता। तुम तब तक कमाई नहीं कर सकते जब तक तुम खुद को काबिल नहीं मानते। तुम तब तक हुक्म नहीं चला सकते जब तक तुम उन नियमों का पालन नहीं करते जो दौलत को इंसान के बनाए कानून नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की खुद की बनावट के नियम नियंत्रित करते हैं। हर किस्मत के पीछे एक दिव्य नियम होता है, और अगर तुम उस नियम को तोड़ोगे तो पैसे तुम्हें तोड़ देंगे। तुम्हें बताया गया है कि पैसा मेहनत से आता है। मैं साफ कहता हूँ, पैसा तालमेल से आता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे विश्वास से मेल खाने चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे बोल से, तुम्हारे बोल तुम्हारे काम से, और तुम्हारा काम तुम्हारी योजना से। यही नियम है, यही व्यवस्था है, यही ताकत है। अमीरों की जिंदगी पर नजर डालो, जिन्हें ये विरासत में मिली। वो नहीं, बल्कि जिन्होंने इसे बनाया। रॉकफेलर ने जादू टोने की वजह से नहीं, बल्कि सिद्धांत के चलते दान दिया। उसने ईश्वरीय कानून का सम्मान किया। वो मानता था कि पैसा एक जिम्मेदारी है। उसने अपना साम्राज्य सिर्फ व्यापार पर नहीं, बल्कि खुद की अनुशासन पर भी बनाया। एंड्रयू कार्नेगी ने खुद से ज्यादा समझदार लोगों को अपने आसपास रखा। ये इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि क्योंकि वो मास्टरमाइंड के सिद्धांत का पालन करता था। वो मानता था कि दौलत एकता, स्पष्टता और मानसिक समरसता की ओर आकर्षित होती है। एडिसन खुद को बार बार बिजली की रोशनी का सपना दिखाता रहा। दुनिया के उस पर विश्वास करने से पहले ही वह यकीन के साथ चलता था, जबकि दूसरे उसका मजाक उड़ाते थे। वह विश्वास की अदृश्य कानून का पालन करता था। विश्वास एक निश्चित लक्ष्य पर लागू होता है। अब समझे, केवल कारोबार ही धन नहीं बनाता। यह विश्वास है, यह आध्यात्मिक सामंजस्य है। विश्वास धर्म नहीं है, यह शक्ति है। यह अदृश्य को इस तरह देखना है जैसे वह दिखाई दे रहा हो। यह अपनी कल्पना को इतनी तीव्रता से थामे रखना है कि दुनिया उसे मानने के लिए मजबूर हो जाए। और ऑटो सजेशन का क्या? दुनिया इसे बेवकूफ़ाना दोहराव कहती है, अमीर इसे मानसिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। वे जानो कि अवचेतन मन को यह बताना जरूरी है कि उसे क्या करना है, और तुम जो अपने आप से भावना के साथ कहते हो वह आदेश बन जाता है। अवचेतन वही करता है जो उसे बताया जाता है। अगर तुम हर दिन उठकर हार, देरी,
कमजोरी की बातें करते हो तो तुम गरीबी के आदेश दे रहे हो। अगर तुम उठकर विश्वास, धन, साफ सोच की बात करते हो तो तुम विजय और योजना के आदेश दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि दौड़ते हुए बिना नक्शे के आदमी के आदेश दौलत मानेगी? बिल्कुल नहीं। दौलत एक सेनापति है। यह संगठित हमले पर प्रतिक्रिया देती है। अपना लक्ष्य लिखो, अपने कदम लिखो, रोज उन्हें देखो, जरूरत पड़े तो बदलो, फिर से हमला करो। ये सारी बातें, विश्वास, निश्चितता, बार बार करना, योजना बनाना, ये सब आध्यात्मिक होती हैं इससे पहले कि ये किसी रूप में पैसा बने। इसलिए गरीब आदमी चाहे अमीर से ज्यादा मेहनत करे फिर भी गरीब ही रहता है, क्योंकि वो अपनी मांसपेशियों से काम करता है, जबकि दूसरा दिमाग से एक बिना दिशा के पसीना बहाता है, दूसरा सोच समझकर काम करता है। और जो आदमी कानून के अनुसार सोचता है वो 1 साल में वो कमा लेता है जो दूसरा अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत में भी नहीं कमा पाता। तुम्हें इन कानूनों में माहिर होना होगा। निश्चित मुख्य लक्ष्य का कानून, आत्म सुझाव के जरिए विश्वास की ताकत, एक उद्देश्य से व्यवस्थित योजना का नियम, मास्टरमाइंड का नियम, ब्रह्मांडीय आदत की ताकत का नियम जो सिर्फ ताल को इनाम देता है, बेतरतीबपन को नहीं। ये कोई राय नहीं है, ये अनंत नियम है। इन्हें तोड़ो तो जिंदगी तुम्हें तोड़ देगी, इन्हें मानो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हें अपने अंदर के आदेश पर चलना होगा, तुम्हें दुनिया से पहले उठना होगा। तुम्हें अपनी दुनिया से पहले करता है ये पहले तैयार के संदर के आत तरात, ये बतंदरा तरा 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 तरा। मंजिल जोर से बोलनी होगी, तुम्हें अपने लिए निर्देश लिखने होंगे, तुम्हें अपनी योजना की समीक्षा करनी होगी और हर घड़ी में ताल बनानी होगी। यह कोई आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, यह हर साम्राज्य की नींव है। दौलत मेहनत का इनाम नहीं होती, बल्कि कानून के पालन का इनाम होती है। भाग 6, आदतों का सिस्टम जो आर्थिक गुलामी पैदा करता है। अगर तुम गुलामी को समझना चाहते हो तो जंजीरों को देखने की बजाय अपनी आदतों पर ध्यान दो। अब कोई आदमी अपनी कलाई पर हथकड़ी नहीं पहनता, वह अपनी दिनचर्या में जंजीरें पहनता है। इस युग में गुलामी जबरदस्ती से नहीं, बल्कि परिचितता से, बार बार दोहराने से, गलत तरीके से बने रूटीन से होती है। तुम उठते हो, खाते हो, तुम मेहनत करते हो, आराम करते हो और इसे जिंदगी कहते हो। लेकिन मैं तुम्हें पूछता हूँ, क्या ये तुम्हारी जिंदगी है या ये वो जिंदगी है जो दूसरे लोग तुम्हारी अंधभक्ति से फायदा उठाने के लिए तुम्हारे लिए बना चुके हैं? आधुनिक गुलाम किसी मालिक की बेड़ियों में नहीं बंधा होता, वो एक चक्र में फंसा होता है और ये चक्र जब तक कोई उसे तोड़ेगा नहीं, उसे मौत तक ले जाएगा, जिसके पास दिखाने को बस आज्ञाकारिता और थकावट होगी। जंजीरें तुम्हारी आदतों में हैं। तुम किस वक्त उठते हो? तुम्हारे दिमाग में दुनिया के बोलने से पहले कौन सा ख्याल आता है? क्या तुम अपना दिन खुद को हुक्म देने से शुरू करते हो या तुम चेक करते हो? मशीन की तरह काम करके दुनिया के आदेशों का पालन करोगे? जब तुम्हारा शरीर उठता है लेकिन तुम्हारा मकसद सोया रहता है, तो तुम पहले से ही एक नौकर हो। चलो सीधे बात करते हैं। तुम आम आदमी की तरह जीकर असाधारण नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम किस्मत पर बहकर सफलता नहीं पा सकते। तुम भटक भटक कर महारत हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें उसे खुद कमांड करना होगा और सफलता जाना करता महारत हासिल नहीं कर सकते। कमांड करने के लिए रिदम चाहिए, लेकिन वो सही रिदम होना चाहिए। गरीब आदमी देर से उठता है, बिना सोचे समझे खाता है, कुछ बनाए बिना ही खर्च करता है, बिना सोचे प्रतिक्रिया देता है और हर साल वही उलझन भरा दिन दोहराता रहता है। यही उसकी आदतों का सिस्टम है। यह आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाता है। इसमें कोई दबाव जैसा महसूस नहीं होता, इसलिए ये इतना खतरनाक है। ये सामान्य सा लगता है, लेकिन ये केवल इसलिए सामान्य लगता है क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है, और जो गुलामी फैली हुई हो वो फिर भी गुलामी ही होती है। फर्क इतना है कि अब गुलाम चुप हैं। वो कोई दुख की बातें नहीं गाते, बस काम करते रहते हैं, उम्मीद करते रहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं किसी ऐसे इनाम का जो कभी आता नहीं। अब इसे अमीरों की आदतों से तुलना करो, वो नहीं जो विरासत में मिले हों, बल्कि जो खुद कुछ बनाए हों। एंड्रयू कार्नेगी जल्दी उठते थे। वो आदेश मिलने का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि खुद आदेश देते थे। वह अपनी दिनचर्या रात को ही प्लान कर लेता था, अपने मकसद जोर से बोलता था,
अपने इरादों के खत लिखता था, रोजाना अपनी प्रगति की समीक्षा करता था और अपने आसपास के हर आदमी से यही उम्मीद रखता था। चार्ल्स श्वाब लीडरशिप में अचानक नहीं आए, वह लीडरशिप में बड़ा नगर आए। वह 5 के समीक्षा की बात करता था, सभी के बात के समीक्षा की बात करता था और अपने बात के समीक्षा की बात करता था, सभी के बात करता था। करोड़पति बने क्योंकि उन्होंने संगठित रिदम में महारत हासिल की थी। हर घंटे का एक मकसद होता था, हर सुबह पहले से तय होती थी, हर रात की गिनती होती थी। उन्हें यह नियम पता था, अगर आप माप नहीं सकते तो बढ़ा भी नहीं सकते। थॉमस एडिसन ने एक आइडिया को हजारों बार टेस्ट किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह भाग्यशाली थे, बल्कि इसलिए कि उसका तरीका बिल्कुल व्यवस्थित था। उसकी दोहराव बिना वजह नहीं थी, उसमें एक लय थी, वह जानबूझकर किया गया था। अब खुद से पूछो, तुम्हारी रोज की लय क्या बना रही है? क्या तुम अमीर की तरह सोचते हो? मैं खाने की बात नहीं कर रहा, मैं सोच की बात कर रहा हूं। क्या तुम वो ज्ञान लेते हो जो तुम्हारे मकसद को मजबूत बनाता है, या वो चीजें जो तुम्हें भटकाती हैं? क्या तुम अमीर की तरह बोलते हो? क्या तुम्हारे शब्द पक्के, साफ, लक्ष्यपूर्ण और सकारात्मक हैं, या वे अधूरे, संदेह से भरे और शिकायतों में खोए हुए हैं? क्या तुम अमीर की तरह चलते हो? क्या तुम्हारा दिन अच्छी तरह से प्लान किया गया है? क्या तुम्हारी तरक्की पर नजर रखी जाती है? क्या तुम्हारे काम किसी बड़े मकसद की सेवा करते हैं, या तो दूसरों की जरूरतों का जवाब दो? क्या तुम अमीरों की तरह सोचते हो? क्या तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करने की आदत बन गई है, या तुम बस आसपास की हलचल पर प्रतिक्रिया करते हो? तुम्हें अपनी आदतों का जायजा लेना होगा, क्योंकि तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी किस्मत बनाती हैं। मैं तुम्हें धन बनाने की एक तरीका बताता हूँ, यही मैं उन सभी को सिखाता हूँ जो दुनिया की गुलामी से ऊपर उठना चाहते हैं। सुबह का नियम, दुनिया के जागने मैंने की बात में सुबह का नियम, सुबह का बात में तुम्हारी का जायजा लेना होगा से पहले उठो। अपने स्पष्ट लक्ष्य को जोर से कहो, अपने दिन की योजना पढ़ो, अपने धन के संकल्प भावनाओं के साथ दोहराओ। दोपहर की जांच, योजना के मुताबिक प्रगति देखो, जोर से बोलो, मैं अभी भी लक्ष्य पर हूँ, मेरी नीयत पक्की है, मेरी गति मजबूत है। अगर रास्ता भटका है तो तुरंत ध्यान लगाकर सुधार करो। शाम को समीक्षा करो, जो पूरा हुआ उसे मापो, नई सीखें लिखो। सोने से पहले अपना लक्ष्य जोर से दोहराओ। सफलता की कल्पना करो जैसे वह पहले से तुम्हारी हो। रोजाना बिना किसी बहाने के दोहराओ। यही तरीका तुम्हारे अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करना शुरू कर देगा, और तुम्हारा अवचेतन मन ही सभी परिणामों का निर्माता है। इसे कम के लिए सेम सो भारत तक करेंगे मत समझो। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बुद्धिमान होना ही काफी नहीं है, अगर आपके अंदर तालमेल की कमी है। ब्रह्मांड के आदत के नियम में कोई कविता नहीं होती, ये पूरी तरह व्यावहारिक है। इसका मतलब है कि हर सोच जो बार बार दोहराई जाती है, आकार के पास सोच, ये पूरी तरह व्यावहारिक समझने का में लेकर आते हैं। तो करीब लगाया के परिवार के तालमेल की कमी है, और आप्रोधरा दोहराई के पास में लेकर आते हैं कि तालमेल की करीब लगार के तालमेल की तालमेल, वह एक आदेश बन जाती है। हर क्रिया जो बार बार की जाती है वह एक पैटर्न बन जाती है। हर पैटर्न जो मजबूत होता है वह एक पहचान बन जाती है, और हर पहचान ऐसे नतीजे लाती है जो उसी के अनुसार होते हैं। अगर आप दौलत चाहते हैं तो आपको दौलत की आदतें बनानी होंगी। अगर आप ताकत चाहते हैं तो आपको ताकत का तालमेल बनाना होगा, और अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो आपको आज़ाद इंसान की आदतें अपनानी होंगी। और ये मत कहो कि तुम बहुत बूढ़ा मत कहो, देर हो गई मत कहो। जैसे ही तुम अपनी रिदम को कंट्रोल करते हो, तुम्हारी जिंदगी फिर से शुरू हो जाती है। ये बातें रोज दोहराओ। मेरी आदतें मुझे आज़ादी देती हैं या जंजीरें। हर दिन मैं खुद को ताकतवर बनाता हूँ। अब अपनी रोजाना की रिदम लिखो। कल, उसके बाद और उसके बाद भी इसका अभ्यास करो। मत छोड़ो, मत भटको, मत टालो। तुम या तो आज़ादी की आदतें बना रहे हो या गुलामी की जंजीरें पहन रहे हो। भाग 7। अगर तुम इंतजार करोगे तो उन लोगों की सेवा करोगे जो इंतजार नहीं करते। एक ऐसा नियम है जिसे बहुत कम लोग मानते हैं, मुकाबला करो। एक ऐसा कानून जो असफलता से भी ज्यादा सख्त और अनजानेपन से भी महंगा है। जो इंतजार करता है वो उस आदमी की सेवा करता है जो बिना रुके चल पड़ा। दुनिया ने कभी हिचकिचाहट को इनाम नहीं दिया, कभी सावधान लोगों को ताज नहीं पहनाया। जिसने देरी की उसे अपनी दौलत कभी नहीं सौंपी। अपने आसपास हर उद्योग, हर सड़क
हर समाज के कोने को देखो, वहां वही सच मिलेगा। जो लोग शासन करते हैं वे वो नहीं जो इजाजत का इंतजार करते हैं, वे वो हैं जो दूसरों के रुकने पर चल पड़े, दूसरों के शक करने पर फैसला किया और जब सब खामोश थे तब काम किया। बाकी लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे। दौलत होशियारों को नहीं मिलती, अच्छे लोगों को नहीं मिलती, उम्मीद रखने वालों को नहीं मिलती। ये उस इंसान के पास आती है जो आगे बढ़ता है, जो तूफान में कूदता है, दबाव में फैसला लेता है और अपनी हिस्सेदारी ले लेता है, जबकि बाकी लोग अभी भी कीमत गिन रहे होते हैं। तुम्हें लगता है जिंदगी तुम्हें वक्त देगी, तुम्हें लगता है मौका तुम्हारा इंतजार करेगा। नंबर किसी का इंतजार नहीं करता, और जो इंतजार करता है वो उसी का मजदूर बन जाता है जो नहीं रुका। अब्राहम लिंकन, एक महान इंसान। सिद्धांत से ज्यादा महत्वपूर्ण है बड़ा कदम उठाना। यही बात उन्होंने समझी। अपनी नेतृत्व की सबसे कठिन घड़ियों में वे बस बैठकर सोचते नहीं रहे, उन्होंने काम किया। जब देश टुकड़ों में बंटा हुआ था उन्होंने कार्रवाई की, जब नतीजा अनिश्चित था तब भी वे आगे बढ़े। उन्होंने स्वतंत्रता उद्घोषणा तब जारी की जब वो सुरक्षित नहीं थी, बल्कि जब जरूरी थी। वे स्पष्टता का इंतजार नहीं करते थे, वे निर्णय के जरिए उसे बनाते थे। नेता ऐसे ही होते हैं, आजाद इंसान ऐसे ही होते हैं। वे काम करते हैं और दुनिया उनके हिसाब से ढलती है। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उन्होंने गलत कदम उठाया, वे असफल वो होते हैं जो एक कदम भी नहीं बढ़ाते। वो इंतजार करते हैं कि आर्थिक हालात बदल जाएं, कोई परफेक्ट योजना सामने आए, डर खत्म हो जाए या कोई उन्हें रास्ता दिखाए। लेकिन ये समझो, इंतजार करना कोई निष्पक्ष बात नहीं है। इंतजार पीछे हटने जैसा है। हर दिन तुम देर करते हो, कोई और काम करता है, कोई और कुछ बनाता है, कोई और उस जमीन को हथिया लेता है जिसे तुम छोड़ चुके हो। और जब तुम्हारे साल बीत जाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो तुम उसी के अधीन हो जाते हो। ना इसलिए कि वो बेहतर था, ना इसलिए कि उसे चुना गया था, बल्कि इसीलिए कि उसने कदम उठाया था। मुझे ये कहना ही होगा, सीधी बात करता हूँ, तुम्हारी देरी ही तुम्हारी बेड़ियां बन जाएंगी। और मुझे वो आवाज़ पता है जो इसे बहाना बनाती है। मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं धैर्य रख रहा हूँ। एक बात बताता हूँ जो अमीर समझते हैं और गरीब नज़रअंदाज करते हैं। धैर्य तभी गुण होता है जब उसके साथ कार्रवाई भी हो। बिना काम के धैर्य लकवा है और लकवा छुपा हुआ मौत है। अमीरों को देखो, उनमें से कोई भी इंतजार नहीं करता। कार्नेगी गरीबी से उठा, लेकिन उसने कदम उठाए। जब बाकी लोग जोखिम से डर रहे थे तब उसने स्टील इंडस्ट्री को संगठित किया। जब सब लोग मजाक उड़ाते थे, फोर्ड ने हिम्मत करके बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया। एडिसन ने अपनी खोजों को तब घोषित कर दिया जब वे अभी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वह इस कानून को समझता था, पहले कदम उठाओ फिर नतीजे दिखेंगे। तो अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम अर्थव्यवस्था के सुधरने का इंतजार कर रहे हो? जब तुम इंतजार कर रहे हो, कोई और अपनी खुद की अर्थव्यवस्था बना रहा है। क्या तुम और ज्ञान पाने का इंतजार कर रहे हो? जब तुम इंतजार कर रहे हो, कोई कम समझदार इंसान ज्यादा दौलत बना रहा है। क्या तुम हिम्मत जुटाने का इंतजार कर रहे हो? हिम्मत कोई एहसास नहीं है, ये एक फैसला है। दुख की बात यह नहीं कि लोग नाकाम होते हैं, बल्कि दुख की बात यह है कि लोग बार बार टालते रहते हैं तब तक कि वो जिंदगी जो उन्होंने पाना चाही थी किसी और के कब्जे में हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, एक ऐसे आदमी के तौर पर जिसने नाकामी और कामयाबी दोनों देखी हैं। अगर तुम इंतजार करोगे तो तुम्हें वही आदमी काम पर रखेगा जिसने इंतजार नहीं किया। अगर तुम हिचकिचाओगे तो तुम्हारे बच्चे उसी आदमी के बच्चों की सेवा करेंगे जिसने हिचकिचाया नहीं। अगर तुम रुकोगे तो तुम्हारा सपना उसी आदमी द्वारा पूरा होगा जिसने रुका नहीं, और उसका नाम तुम्हारे नाम के बजाय होगा। तुम्हें लग सकता है कि तुम सावधानी बरत रहे हो, लेकिन दुनिया का नियम है चलते रहो, हिलो मत, वरना कुचला जाओगे और कोई बहाना तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मैं ये तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये तुम्हें जगह देने के लिए कह रहा हूँ। वक्त अब है, दरवाज़ा खुला है, पर हमेशा खुला नहीं रहेगा। मेरे साथ ये शब्द बोलो, इन्हें अपने अंदर जलने दो। मैं तब तक चलता हूँ जब तक दूसरों की राह देखता हूँ। मेरी रफ्तार मेरी आज़ादी बनाती है। अपनी आदतों को सुस्त मत बनने दो, अपनी आवाज़ को झिझकती मत बनने दो, अपनी ज़िंदगी को
हो सकता था कि यादगार मत बनने दो। चलो फैसला करो, बनाओ। अब हिस्सा 8। जो आदमी सेवा करने से इनकार करता है वह बन जाता है जो कमांड करता है। अब हम हर कानून, हर सच और हर चेतावनी को उसके अंतिम नतीजे तक लेकर चलते हैं। पहचान। जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह नहीं बदलोगे, तुम्हारी आदतों में कोई बदलाव, तुम्हारी आमदनी में कोई बदलाव या तुम्हारे माहौल में कोई बदलाव टिकाऊ नहीं होगा। ये दुनिया उस आदमी की नहीं सुनती जो बस करता है, ये उस आदमी की सुनती है जो कमांड करता है। और कोई भी आदमी तब तक कमांड नहीं कर सकता जब तक वो पहले सेवा करना बंद न कर दे। मैं दूसरों की सेवा की बात नहीं कर रहा क्योंकि बनाना, देना, योगदान करना सम्मान की बात है। मैं डर, रूटीन, मजदूरी और मानसिक गुलामी की सेवा की बात कर रहा हूँ। जंजीरें। वो आदमी जो हर सुबह उठता है सिर्फ किसी और के सपने की खातिर, जो कभी अपनी मंजिल खुद नहीं लिखता, जो आदेशों का इंतजार करता है, जो बिना मकसद के कामों में डूबा रहता है, वो आदमी आज़ाद नहीं है, वो आदमी संतुष्ट नहीं है, वो आदमी मालिक नहीं है। और मैं तुम्हें कानून की ताकत के साथ बताता हूँ, वो आदमी बदला जा सकता है। उसे बदलना ही होगा, वरना वो वही बनेगा जो ये सिस्टम चाहता है। एक मजदूर जो मौत तक काम करता रहे, एक उपभोक्ता जो खाली होने तक चलता रहे, एक नौकर जो भूला दिया जाए। मोड़ का वक्त मजदूरी और नेतृत्व के बीच की लाइन है खुद पर काबू पाना। बस इतना ही। भावना, इच्छा नहीं, मेहनत भी नहीं, बल्कि आज्ञा होती है। और वो आज्ञा दिमाग से शुरू होती है। जो आदमी खुद पर काबू पाता है वो दुनिया की नहीं सुनता, बल्कि दुनिया उसकी सुनती है। मार्केट उसकी कीमत के हिसाब से बदल जाता है। लोग उसकी मान्यता के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। पैसा उसके लक्ष्य की ओर बढ़ता है क्योंकि वो बिना हिचक उसके लिए बढ़ता है। अब मैं साफ साफ बताता हूँ, तुम मजदूर बनकर मर सकते हो या नेता बनकर उठ सकते हो। फर्क पैसा नहीं है, फर्क है सोच, अनुशासन और निर्णय। तुम सिर्फ काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम्हें बस बनाने के लिए पैदा किया गया है। तुम्हें आदेश मानने के लिए नहीं, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए पैदा किया गया है। तुम्हें बस मानने के लिए नहीं, तुम्हें कुछ नया करने के लिए जन्म मिला है। और अगर तुम अभी भी सांस ले रहे हो, ये शब्द सुन पा रहे हो, तो मतलब अभी देर नहीं हुई है। पर ये समझ लो कि ये आखिरी दरवाजा है। तुम्हें इसे पार करना होगा, वरना हमेशा इसके नीचे जीना होगा। तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले अपना साफ और बड़ा मकसद लिखो। कल नहीं, अभी तय करो कि तुम कौन हो, जिंदगी से क्या चाहते हो, कैसे अपने मकसद के जरिए दूसरों की मदद करोगे, और इसे साफ, जोरदार और लिखित रूप में तय करो। दूसरी बात, रोजाना कमांड बनाओ। मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, दोहराव पर भरोसा करो। हर सुबह अपनी मंजिल जोर से पढ़ो। हर रात अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपनी पहचान पर यकीन जताओ। अपनी अवचेतन मन को रोज अपने शब्दों से उस आदमी में बदलो जो कमांड करता है। तीसरी बात, आय के स्रोत बनाओ। जो आदमी एक ही स्रोत पर निर्भर रहता है वो अभी भी नौकर है। सिस्टम बनाओ, वैल्यू क्रिएट करो। सिर्फ अपना टाइम नहीं, अपना दिमाग लगाओ। अपनी मेहनत से आज़ादी का फंड बनाओ, लेकिन मेहनत पर ही रुकना मत। मालिकाना हक बनाओ। और अगर कभी तुम्हें शक हो कि ये रास्ता काम करता है या नहीं, तो मुझे बताओ। याद दिलाता हूँ, मैंने खुद ये रास्ता तय किया। मैं वर्जीनिया की पहाड़ियों में एक गरीब मजदूर का बेटा था। मेरे पास ना कोई विरासत थी, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सुरक्षा। लेकिन मेरे पास एक आवाज़ थी, मेरे पास एक दिमाग था, और मैंने फैसला किया था कि मैं गरीबी के डर की गुलामी नहीं करूँगा, कि मैं अज्ञानता की सेवा नहीं करूँगा, कि मैं कमज़ोर लोगों से मिली जंजीरों की बंदी नहीं मानूंगा। मैंने अमीरों के दिमाग को पढ़ा, सिर्फ उनकी दौलत की सतह नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक जड़ें। मैंने कार्नेगी, फोर्ड, रॉकफेलर, एडिसन का अध्ययन किया और पाया कि हर एक वे उन नियमों का पालन करते थे जिन्हें ज़्यादातर लोग कभी नहीं सीख पाते। उन्होंने खुद को काबू में किया, फैसले लिए, कदम उठाए, बार बार किया, और ऐसे बन गए जिन्हें नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। और सोच को काबू में करके मैं उससे कहीं ज़्यादा बन गया जिसकी दुनिया ने मुझसे उम्मीद की थी। मैं करोड़पतियों को सलाह देता था। मैंने एक विरासत बनाई, मैंने एक सिस्टम दिया, टिप्स का नहीं बल्कि बदलाव का। और आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी शुरू होता है, और ये आपकी मना करने से शुरू होता है। मना करें कि आप कमज़ोर हैं, मना करें बिना मकसद के उठना,
मना करें अपना वक्त टुकड़ों में बेचने को, मना करें छोटी सोच रखने को। आगे बढ़ें, धीमे चलो, कमज़ोर बनो। ऐसी कोई चीज़ बनाओ जो दुनिया मिटा न सके। मरने से पहले तुम डर की सेवा करने नहीं आए हो, तुम औसतपन की बात मानने नहीं आए हो, तुम यहाँ कमांड करने आए हो। ये आखिरी संकल्प तुम्हारी कसम बन जाए। मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं दौलत कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ, मौत तक काम करने के लिए नहीं। और अब चलो, बोलो, बनाओ, जियो, उस इंसान की तरह नहीं जो दुनिया तुम्हें बनाना चाहती थी, बल्कि उस इंसान की तरह जो तुम हमेशा बनने वाले थे।